नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही चैनल पर। आइए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पहले आवेग के बारे में, आवेग के मात्रक के बारे में और इसके विमेय सूत्र के बारे में, ठीक है ना। और कल हमने पढ़ लिया था आपेक्षिक घनत्व के बारे में, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व की बात अगर की जाए तो देखिए, पदार्थ का घनत्व ठीक बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, घनत्व ऊपर भी है और घनत्व नीचे भी है, घनत्व ऊपर भी है और घनत्व नीचे भी है। और घनत्व के बारे में आपको मैंने बता दिया था दोस्तों कि घनत्व होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड एज डेंसिटी। मतलब घनत्व को इंग्लिश में आप लोग डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, तो आप कहेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड एज डेंसिटी, ठीक है ना। अगर मास ऊपर है और वॉल्यूम नीचे है तो द्रव्यमान का मात्रक यानी मास का यूनिट मैंने आपको बता रखा है किलोग्राम और वॉल्यूम आयतन मीटर क्यूब, ठीक। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ऊपर लिखेंगे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब नीचे लिखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल और आउट हो जाएंगे। और अपेक्षिक घनत्व का विमेय सूत्र आपका हो जाएगा m0 L0 T0, ठीक है। ये आपका अपेक्षिक घनत्व का विमेय सूत्र हो गया। आइए हम देखते हैं अपना आज का पॉइंट आवेग के बारे में। चलिए सुनिए, आवेग को अगर मैं बात करूं आवेग की, तो आवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं, ठीक है ना, इम्पल्स, ठीक। देखिए फॉर्मूला इसका होता है बल गुणे समय। अगर मैं मात्रक की बात करूं तो हो जाएगा न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, ठीक है ना। विमेय सूत्र की बात की जाए तो देखिए, बल का विमेय सूत्र होता है m/L/T-2, ठीक। समय के लिए आप लिखते हैं t, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका आवेग का m/L/T-1, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। चलिए, हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थता गुणांक, हेडिंग डालिएगा प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो होता है स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। क्या होता है? प्रतिबल। स्ट्रेस को आप लोग कहते हैं प्रतिबल, ठीक, अपॉन स्ट्रेन, अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। मतलब हो गया आपका प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति क्या कहलाएगा आपका? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा आपका? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा आपका। सुनिए ध्यान से, अगर मैंने स्ट्रेस को मैं डिफाइन करना चाहूं तो आप कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, इट्स कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। अगर मैं विकृति यानी कि स्ट्रेन की बात करूं, विकृति यानी स्ट्रेन की बात करूं तो आप कहेंगे कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे स्ट्रेन को कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, ठीक, बटे वास्तविक लंबाई। अगर ध्यान दे रहे हो आप तो ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी लंबाई है, यानी मात्रक दोनों का मीटर हो जाएगा। और जब मीटर ऊपर भी हो गया और मीटर नीचे भी हो गया तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? तो आप कहेंगे यूनिट लेस, मात्रकहीन, विमाहीन राशि है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर विमाहीन राशि है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी नथिंग, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब m0 L0 T0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, इसकी कोई भी ना फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला तो मान लीजिए डेल्टा एल अपॉन एल लिख देंगे, लेकिन इसकी यूनिट नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो मतलब प्रत्यास्थता गुणांक का यूनिट और दोनों चीजें सुनिएगा को निकालने के लिए, को कैलकुलेट करने के लिए आपको केवल इसकी आवश्यकता है, F अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया बल बटे क्षेत्रफल। फोर्स का आप निकाल चुके हैं विमेय सूत्र M L T-2, एरिया के लिए हो जाएगा आपका L स्क्वायर।
एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर, ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, नोट करिए। अगला लिखिएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन यानी कि हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। चलिए सुन लीजिए ध्यान से, इसको पूरा करवाने की जरूरत नहीं है इसको। सरफेस टेंशन की अगर बात की जाए तो देखिए, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है F अपॉन एल, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मात्रक क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन का, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। विमेय सूत्र निकालेंगे, बल का होता है m l t माइनस टू, मीटर के लिए लिखेंगे आप l, l से l कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे m t माइनस टू, मतलब सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया आपका m t माइनस टू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g, ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, कैपिटल जी से इसको नोट करते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, ठीक है। चलिए सुनिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डी स्क्वायर, F इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, बल, F से क्या हो गया आपका फोर्स, फोर्स को हिंदी में आप बल कह सकते हैं, ठीक, डी फॉर डिस्टेंस, दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान, बटे द्रव्यमान का वर्ग, ठीक, सही है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसकी हम लोग यूनिट निकालते हैं। पहले देखिए, फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मास की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, और मास का स्क्वायर है तो किलोग्राम का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। देखिए न्यूटन है, ठीक, और न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू। अगर हम लोग मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ की बात कर रहे हैं तो आप लेंथ के लिए एल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। किलोग्राम की बात कर रहे हैं अगर आप, तो किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, और मास को आप नोट करते हैं एम से, तो ये हो जाएगा आपका एम का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए फाइंड करते हैं। देखिए एम का स्क्वायर ऊपर जाएगा, हो जाएगा एम माइनस टू, एम माइनस टू, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको इंग्लिश में कहेंगे आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कह लीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला सीधे सीधे होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं मैं, इसका फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल अपॉन द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल अपॉन द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल अपॉन द्रव्यमान, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, इसको आप लोग डिनोट करते हैं, बल है, जहां पर बल हो गया तुरंत ही आप फोर्स लगा देंगे F, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका M, ठीक है। और फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, M L T माइनस टू अपॉन, और द्रव्यमान का यानी कि मास का M, ठीक, M से M आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा L T माइनस टू। तो आप देख लीजिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L T माइनस टू। अगर इसके मात्रक की बात करें हम तो न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे देखिए जरा सा, F बराबर होता है, इसी फॉर्मूले से देखिए, F बराबर क्या होता है, M
इंटू ए अपॉन एम। ठीक, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या ए, मतलब त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का जो मात्रक होता है यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वही इसका भी मात्रक हो जाएगा। चाहे आप ये कह लीजिए, चाहे आप ये कह लीजिए, और यहां से अगर विमीय सूत्र निकालते हैं तो देखिए यही आ जाएगा एल टी माइनस 2। ओके, आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा गुरुत्वीय विभव, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो वर्क पर यूनिट मास, वर्क पर यूनिट मास, ठीक है, कार्य बटे द्रव्यमान। क्लियर। और वर्क का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ, अगर इसके यूनिट की बात की जाए तब आप कैलकुलेट कर लीजिए जूल पर केजी। ठीक, इसकी ऐसा यूनिट आपके सामने लिखी हुई है, जूल पर केजी। ठीक है, अगर वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें हम लोग तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक, द्रव्यमान हो जाएगा आपका एम, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है ना, और एम से आपका ये एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका एल स्क्वायर टी माइनस 2। इतनी बात क्लियर हो रही है। मतलब गुरुत्वीय विभव का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर। अगला लगाइए स्प्रिंग का बल नियतांक। अगली हेडिंग पड़ेगी स्प्रिंग का बल नियतांक, मतलब फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का बल नियतांक। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है, अगर स्प्रिंग को आप पकड़ के इस प्रकार खींचेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी लंबाई में वृद्धि जरूर हो जाएगी, होगी लंबाई में वृद्धि। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट का। देखिए लगाया गया बल अपॉन लंबाई में हुई वृद्धि, लंबाई में हुई वृद्धि। ठीक, इसको आप लोग डेल्टा एल कह सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका एफ अपॉन डेल्टा एल, लगाया गया बल बटे लंबाई में हुई वृद्धि। ठीक, फोर्स के लिए आपको बता दिया गया है एम एल टी माइनस 2। लेंथ के लिए आप एल ले लेंगे, एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा एम टी माइनस 2। ये हो गया फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। नोट कर लिए। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए कोण, एंगल, एंगल। ठीक, क्या लगाएंगे आप, एंगल। ध्यान से देखिएगा, एंगल, कोण। ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। इसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, और दोनों क्या है, दोनों ही एक लेंथ है। क्या है दोनों, दोनों ही एक प्रकार की लंबाई है, यानी कि लेंथ है। और आपका एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी अगर आप लोग विमा की बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक, m0 l0 t0। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कोण भी समझ में आ गया। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप लोग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कोणीय वेग। चलिए सुनिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। देखिए कोण पर टाइम, यानी कि एंगल पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं कोण बटे समय, क्या लिख सकते हैं, कोण बटे समय। ठीक है ना। ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा। यहां से अगर आप लोग इसकी विमा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये एल नॉट टी माइनस 1, यानी कि एम नॉट टी माइनस 1 लिखेंगे सीधे सीधे, टी माइनस 1। क्लियर। क्योंकि कोण के लिए देखिए हमने निकाला था, कोई भी विमेय सूत्र नहीं होगा, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m0 l0 l0 t0। ठीक है, और समय के लिए हो जाएगा t ऊपर जाएगा, हो जाएगा t इनवर्स। ठीक, तो इसका विमेय सूत्र क्या हो गया आपका, t इनवर्स। ठीक है ना। अगला लिखिएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण की बात हो रही है। ठीक है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कोणीय वेग बटे समय।
कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग बटे समय, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, कोणीय वेग बटे समय, ठीक। और कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, मैंने लिखा है यहाँ आपको, चाप का मात्रक रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन, तो रेडियन प्रति सेकंड होता है कोणीय वेग का मात्रक, ठीक है। ऐसा ही मात्रक नोट कर लीजिए कोणीय वेग का, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कोणीय त्वरण पर। कोणीय त्वरण बराबर होता है दोस्तों कोणीय वेग बटे समय, कोणीय त्वरण, ठीक। अब देखिए इसका जो मात्रक है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर समय का लिए सेकंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, कोणीय त्वरण का। किसका मात्रक हो गया, कोणीय त्वरण का, कोणीय त्वरण का, ठीक है ना, सही है। अब सुन लीजिए ध्यान से, रेडियन के लिए आप लोग कुछ नहीं यूज करेंगे, मतलब रेडियन मान नथिंग मान के चलेंगे, इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आप इसकी जगह लिख सकते हैं m0 L0 T0। मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोणीय वेग में भी बता दिया, कोण में बता दिया। सेकंड स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हैं t स्क्वायर, ठीक है। और जब ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका m0 L0 T-2, ठीक है। चाहे आप ये लिख लीजिए, चाहे आप सीधे सीधे T-2 लिख लीजिए, दोस्तों दोनों ही सही है, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, इसका मतलब भी कुछ नहीं हो गया, और कुछ नहीं है तो लिखे ही क्यों, इसलिए ये भी सही है, ठीक है। अगला लिखिएगा जड़त्व आघूर्ण, अगला आप लिखेंगे जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुनिए क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, क्या कहलाएगा, जड़त्व आघूर्ण। क्या कहलाएगा, जड़त्व आघूर्ण, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम, ओके। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गई आपकी जड़त्व आघूर्ण की यूनिट। जड़त्व आघूर्ण की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है ये, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं m, ठीक है। d यानी कि लेंथ की बात हो रही है, लिख सकते हैं l स्क्वायर, तो इसका विमीय फार्मूला क्या हो गया, ml स्क्वायर, किसका, जड़त्व आघूर्ण का, जड़त्व आघूर्ण का, ठीक है ना। अगली हेडिंग डाल लीजिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, तो आप बता दीजिएगा कि ये कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग का यानी कि एंगुलर मोमेंटम लिख दे, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले बात कर चुके हैं जड़त्व आघूर्ण की भी, कोणीय वेग की भी। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी, F इंटू डी स्क्वायर, F इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। वहां से मात्रक हमने निकाल लिया था, वहां से मात्रक हमने क्या निकाल लिया था, इसका ml स्क्वायर, क्या निकाल लिया था, m इंटू एल स्क्वायर, विमीय सूत्र की बात हो रही है, m इंटू एल स्क्वायर, ठीक है ना, m इंटू एल स्क्वायर। और कोणीय वेग, कोणीय वेग का मैंने आपको बता दिया था अभी, तो इसका होता है T इनवर्स, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T-1, नोट कीजिए, ml स्क्वायर T-1, ml स्क्वायर T-1, ठीक है ना। मात्रक निकालना चाहे तो देखिए क्या हो सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। देखिए विमीय सूत्र से आप सीधे सीधे एक चीज और निकाल सकते हैं, सारे विमीय सूत्रों पे लगेगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम में लिखा हुआ है, मैं इसको am से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए am, अगर हम विमीय सूत्र को देखें तो am इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक। लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग या फिर और भी जितनी चीजें हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, तो आप क्या यहाँ पे तो मास हो जाएगा, ठीक है ना। और कोणीय संवेग और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप कहेंगे लेंथ के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, समय के। क्लियर हो रहा बात। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो भी एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, पर समय बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगली हेडिंग डालिए विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट,
विशिष्ट ऊष्मा, आप कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। ऊष्मीय ऊर्जा, चलिए देखिए मात्रा देख लीजिए पहले तो आप इसका। ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि, ठीक है। और ये किसके लिए बात चल रही है आपकी? स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के लिए। किसके लिए बात चल रही है? विशिष्ट ऊष्मा के लिए। कितनी बातें क्लियर? चलिए अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, केवल यहां से आप देखिए ऊर्जा की बात करिए, केवल किसकी बात करेंगे आप? ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक। चलिए द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, ठीक। ताप वृद्धि, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है मात्रक? केल्विन, ठीक। तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ये किसका मात्रक हो गया? विशिष्ट ऊष्मा का। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर हम ऊर्जा के विमीय सूत्र की बात करें तो देखिए mL² T-2, mL² T-2। अगर हम लोग इसके विमीय सूत्र की बात करें तो देखिए किलोग्राम के लिए आप लिख देंगे m, ठीक। और आपका ये टेम्परेचर है, और मैंने बताया था कि टेम्परेचर को आप लोग थीटा से दर्शा लीजिए। किससे दर्शा लीजिए? थीटा से। m से m कैंसिल आउट, L² T-2 थीटा -1। ये हो गया इसका विमीय सूत्र, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। नोट करिए इसको। अगली हेडिंग आप ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, चलिए ऊष्माधारिता देखिए, मैं यहां बता देता हूं आपको। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, ठीक। पहले तो ऊष्माधारिता का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्माधारिता का फॉर्मूला बोल रहा हूं, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर? तो देखिए द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, ठीक। द्रव्यमान किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट के लिए देखिए मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, क्या हो गया? जूल प्रति केल्विन, ठीक। इसका अगर आप लोग विमीय सूत्र निकालना चाहें तो हो जाएगा mL² T-2 केल्विन थीटा-1, ठीक। इसको नोट कर लीजिए ऊष्माधारिता। दोस्तों आज की क्लास हम यही रोकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे कल इसके बाद 5-6 लगभग 10 राशियाँ और बची होंगी आपकी, उनको हम लोग कवर करके तुरंत ही पहुंच जाएंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट वैल्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामों में, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम तुरंत आ जाएंगे न्यूटन के नियमों पर, ठीक है, यानी कि गति पर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत अब तो बिल्कुल नहीं रह गई होगी, ठीक है ना। तो फिर यहीं रोकते हैं क्लास को। जय हिंद, जय भारत।